Good morning, students. I am Ajay Pandey, your SST teacher. Today, I will teach you the third part and the last part of the chapter number 10 from your SST history. The name of the topic was the struggle for independence 1919 to 1947, and in this chapter we have in the last video discussed about the Dandi March started by Mahatma Gandhi, and we have already read this portion of the point. Now from today, in today's video I will start from here. The fact is, do you know? And in this video we will डिस्कस द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। और आज के वीडियो में हम आपकी एसएसटी का जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसका चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1919 से 1947 के बीच का जो इवेंट्स हुए, एक्टिविटीज़ हुई, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप पेन और पेपर के साथ तैयार होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डू यू नो द फैक्ट, जो यहाँ लिखा गया इसके बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डांडी मार्च की बात की थी, उसी के बारे में यहाँ पर फैक्ट दिया गया है। इसमें कहा गया कि द साल्ट मार्च वॉज आल्सो कॉल्ड व्हाइट फ्लोइंग रिवर, यानी जो साल्ट मार्च है महात्मा गांधी जी का, उसे व्हाइट फ्लोइंग रिवर कहा जाता है। यह भी आपको नोट कर लेना है। बिकॉज द पीपल ज्वाइनिंग द मार्च वर वेयरिंग व्हाइट खादी, क्योंकि इस यात्रा में यानी डांडी मार्च में जो लोग शामिल थे उन्होंने सफ़ेद रंग के खादी कपड़े पहन रखे थे। ऑन रीचिंग द सी कोस्ट, यानी समुद्र के किनारे पर पहुंचकर गांधी जी रेज्ड ए लंप ऑफ सैल्टी मड एंड डिक्लेयर्ड, उन्होंने एक जो कीचड़ था जिसमें समुद्र के पानी से ही नमक बनता है, तो ऐसे कीचड़ को उठाया जिसमें से नमक के कण थे। उन्होंने उस नमक को उठाकर कहा कि विद दिस, इसके साथ आई एम शेकिंग द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी इस नमक को बनाकर मैं अंग्रेज़ों के बनाए नमक कानून को तोड़ता हूँ और उनके जो है ब्रिटिश एम्पायर है उसको, उसकी जड़ों को, उसकी जो आधार है उसको मैं हिलाने का काम कर रहा हूँ। ही देन बॉयल्ड इट इन स्वीट वाटर, फिर सी वाटर, फिर उन्होंने उस जो हाथ में उठाया था कीचड़ उसको गर्म करते हैं और वहाँ से नमक बनाकर अंग्रेज़ों के बनाए गए नमक कानून को वो तोड़ देते हैं। अब इसमें दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ द मूवमेंट, इस आंदोलन का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखा है कि सिविल डिसओबीडियंस गेन्ड स्ट्रेंथ एंड ब्रोक आउट ऑल ओवर इंडिया इन्वॉल्विंग मिलियंस ऑफ इंडियंस, क्राउड्स ऑफ इंडियन सिटीजन इन द सिटीज़ ऑफ बॉम्बे एंड कराची मेड सॉल्ट। इसके बाद तो जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसने जोर पकड़ा, लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए और बम्बई और कराची में लोगों ने नमक बनाकर अंग्रेज़ों के कानून को तोड़ दिया। दिस मोमेंट वाज ए ग्रेट सक्सेस, और जो आंदोलन था वो बहुत बड़ा एक ग्रेट सक्सेस, यानी बहुत भारी सफलता मिली। इट कैरीड फॉरवर्ड द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसके पहले चला था जिसे बीच में ही महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा, तो उस आंदोलन के दौरान जो काम बाकी रह गए थे वे सारे काम इस मूवमेंट यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में हो गए। लाइफ केम टू हॉल्ट बिकॉज ऑफ हड़ताल, यानी देश में इतने हड़ताल हुए कि जीवन बाधित हो गया। पीपुल बाइकॉटेड स्कूल, कॉलेज एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन लार्ज नंबर, लोगों ने स्कूलों को, जो सरकारी स्कूल थे यानी अंग्रेज़ों के स्कूल थे, जो कॉलेज थे, जो उनकी संस्थाएं थे, लोगों ने उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। पीपुल स्टॉप पेइंग टैक्सेस, लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। दे मेड बोनफायर्स ऑफ फॉरेन गुड्स, उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना शुरू कर दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वॉज दैट द मूवमेंट वॉज टोटली नॉन वायलेंट, और सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरा आंदोलन अहिंसक था, कहीं भी हिंसा नहीं हुई। पीपुल फेस्ड लाठीज एंड बुलेट्स बट डिड नॉट स्ट्राइक बैक। मोर देन 60,000 पीपल वर अरेस्टेड। गांधी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड ऑन May 5, बट द सत्याग्रह कंटिन्यूड। इस आंदोलन के दौरान 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यहाँ तक कि गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन वे अपने सत्याग्रह के मार्ग से पीछे नहीं हटे। तो ये आंदोलन बहुत बड़ा सक्सेस बनकर उभरा। आगे देखते हैं। द रिप्रेसिव मेजर्स फॉलोड बाय द गवर्नमेंट फेल टू क्रश द मूवमेंट, अंग्रेज़ों के द्वारा जो रेप्रेसिव एक्शन लिए गए यानी आंदोलन को दबाने के लिए जो कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, उसका इस आंदोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आंदोलन बढ़ता रहा। 1930 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू कॉल फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन टू सॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम इन इंडिया। द कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट।
और इस आंदोलन के आगे मजबूर होकर अंग्रेज़ों ने 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घोषणा की, जो कि लंदन में होनी थी। तो पॉइंट आपको जो नोट करना है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। कब हुआ? 1930 में हुआ। और इससे भी ज़रूरी बात है, द कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट, लेकिन कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। लंदन में एक राउंड टेबल मतलब गोल मेज के पास लोग बैठकर चर्चा करने वाले थे कि भारत में संवैधानिक सुधार कैसे किए जाएं। इसको अंग्रेज़ों ने घोषणा की जब ये मूवमेंट चल रहा था, लेकिन इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। और नोट करने वाली बात है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1930 में। ये आपको नोट करना है। अब दिया है पॉइंट, पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन नेशनल मूवमेंट, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम पढ़ा देते हैं। वीमेन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट, यानी कई क्षेत्रों से महिलाओं ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। देयर पार्टिसिपेशन गेव द नेशनल स्ट्रगल एंड इमेंस फोर्स, और महिलाओं की भागीदारी से इस आंदोलन को बहुत बल मिला। अरुणा आसफ अली वॉज एन एक्टिव फ्रीडम फाइटर, और उसमें एक जो महिला थी जिनका नाम है अरुणा आसफ अली, वह क्या थी? एक्टिव फ्रीडम फाइटर थी। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 शी होस्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट द गोविला टैंक मैदान इन बॉम्बे। और अरुणा आसफ अली ने बम्बई में एक मैदान है जिसको बोलते हैं गोवालिया टैंक मैदान, बम्बई में, यहाँ पर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है झंडा फहराया था, और 1942 में इन्होंने फहराया था। तो आपको जो नोट करना है, ये अरुणा आसफ अली का नाम नोट करना है। 1942 में इन्होंने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फ्लैग है उसको गोवालिया टैंक मैदान है बॉम्बे में, एक फील्ड है, उसको कहते हैं गोवालिया टैंक मैदान, वहाँ पर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा फहराया था। अगला नाम है सरोजिनी नायडू का। इन्होंने 2500 महिलाओं को लेकर धरसना साल्ट वर्क्स, ये एक फैक्ट्री है जिसको बोलते हैं धरसना साल्ट वर्क्स, जहाँ पर नमक बनाने का काम किया जाता था, यहाँ पर इन्होंने 2500 लोगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। कब किया था? 1930 में, 21 मई का दिन था। द पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन वर ब्रूटली बीटन अप बाय द पुलिस। वेब मिलर एंड अमेरिकन जर्नलिस्ट रिकॉर्डेड द इंसिडेंट्स। तो जिस समय ये सरोजिनी नायडू इस फैक्ट्री में आंदोलन करने गई थी, उस समय इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी। अंग्रेज के पुलिसों द्वारा लाठीचार्ज किया गया इस भीड़ पर। और इस घटना का जो है रिकॉर्ड एक अमेरिकी पत्रकार थे जो उस समय वहाँ मौजूद थे, जिनका नाम है वेब मिलर। इनका नाम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इनका नाम क्या था? अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, इनका नाम है वेब मिलर। इन्होंने उस घटना की रिपोर्टिंग की थी, यानी उसकी खबर छापी थी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका दिया गया है पॉइंट वो ये है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। To an international outcry against British atrocities in India, Naidu was significant leader of Dandi March. She was the first Indian woman to become president of the Indian National Congress. यहाँ से आपको सिर्फ एक पॉइंट लिखना है, She was the first Indian woman to become president of women, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कोई बनी तो सरोजिनी नायडू बनी। महिला नहीं मैं कह रहा हूँ पहली भारतीय महिला। इससे पहले एनी बेसेंट बन चुकी थी, लेकिन एनी बेसेंट हमारे देश की नहीं थी, वो दूसरे देश की थी। तो पहली विदेशी महिला जिन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला वो थी एनी बेसेंट, लेकिन अगर भारतीय महिला पूछे तो हमारा उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं गांधी इरविन पैक्ट। ये कब हुआ? इस तारीख को आपको नोट करना है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। पैक्ट में क्या था इसको देख लेते हैं। इन मार्च 1931 गांधी जी मेट लॉर्ड इरविन एंड साइंड एन एग्रीमेंट कॉल्ड गांधी इरविन पैक्ट, यानी गांधी जी ने 1931 में उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड इरविन, ये भारत का गवर्नर जनरल था, यानी अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा अधिकारी उस समय भारत में जो था उसका नाम था लॉर्ड इरविन। और 1931 में गांधी जी के साथ इसने मिलकर एक समझौता किया, उसी समझौते को कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, यानी गांधी इरविन समझौता। इस समझौते के क्या बातें थी वो यहाँ पर लिखा है। सस्पेंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चला रहे थे गांधी जी, अंग्रेजों ने कहा आप उस मूवमेंट को बंद कर दीजिए। दूसरा था पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और अंग्रेजों ने कहा कि जब हम दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें आप हिस्सा लीजिए। लॉर्ड इरविन एग्री टू, ये गांधी जी ने मान लिया। और इरविन को क्या मानना पड़ा, ये यहाँ लिखा है
रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर एक्सेप्ट दोज हु वर चार्ज विथ क्रिमिनल एक्ट्स। इन गांधी जी ने कहा कि जितने नेताओं को आपने हम गिरफ्तार किया है हमारे आंदोलन से, उनको आप तुरंत छोड़िए। हाँ, उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे थे। दूसरा, इरविन ने जो माना कि अलाउ इंडियंस टू मेक सॉल्ट फॉर डोमेस्टिक यूज, कि भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाए। अब देखिए यहाँ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया, इसको पढ़ लेते हैं। गांधी जी वेंट टू लंदन इन 1931 टू अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यानी जब दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया, जबकि पहले कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के किसी नेता ने हिस्सा नहीं लिया था। तो इस फैक्ट को आपको लिखना है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने हिस्सा लिया। कब हुआ? 1931 में हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना हु वाज आल्सो इनवाइटेड टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट द डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम लीग। इस सेकेंड राउंड में मोहम्मद अली जिन्ना भी पहुँचे थे, जिन्होंने अपने मुस्लिम लीग की मांग को वहाँ पर रखा था। आगे देखते हैं। आगे इसमें कुछ और नहीं है, यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें उसको बता देता हूँ। महात्मा गांधी पुट फॉरवर्ड द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड इमीडिएट ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। ये आप लिख सकते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसमें गांधी जी ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। गांधी जी केम बैक टू इंडिया completely disappointed and disillusioned with the failures of the talks। लेकिन जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ वो सफल नहीं हुआ और गांधी जी को वहाँ से निराश आना पड़ा। ऑन कमिंग बैक ही अनाउंस रिवाइवल ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने भारत आए तो उन्होंने फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, क्योंकि वार्ता सफल नहीं हुई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिएक्टेड बाई अरेस्टिंग महात्मा गांधी एंड मैनी अदर लीडर्स। दे डिक्लेयर्ड कांग्रेस एज एन इलीगल बॉडी। उन्होंने कांग्रेस को एक इलीगल बॉडी घोषित कर दिया अंग्रेजों ने। To stop the spread of the nationalist ideas, the Indian newspaper was censored because of several action taken by the British. The government subsided by 1934। इसके बाद अंग्रेजों ने अपने एक्शन को टाइट किया, यानी और कठोर किया। उन्होंने अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया, अखबारों को छपने पर, कुछ भी सरकार के खिलाफ छापने पर रोक लगा दी और इस प्रकार गवर्नमेंट जो है आंदोलन के खिलाफ और कड़ी हो गई। अब देख लेते हैं, कुछ पेज और बच्चे हैं, इनको हम फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है जिसको हमको पढ़ना है, ये देखिए वोकेबुलरी में आपको ये दिया गया है डोमिनियन स्टेटस। तो ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है आप यहाँ से लिख लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ब्रिटिश ने एक कानून पास किया था। कब पास किया था? आफ्टर द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये हुआ था 1935 में, लेकिन इसमें भी कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। तो इस फैक्ट को पहले आप लिख लेंगे कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1935 में, लंदन में भी हुआ, 1935 में हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। फिर 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली अनाउंस्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर 1935 में ही गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या कहा गया था उसको देख लेते हैं। विच ग्रांटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, द प्रोविंस वर अलाउड टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वर। यानी इसमें जो प्रांत थे भारत के छोटे छोटे जैसे प्रदेश हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, इनको अधिकार दिया गया कि ये अपने प्रदेश में कानून बना सकते हैं। इसके अलावा इस कानून की और जो विशेष बातें थी वो आप यहाँ से लिख लेंगे। ये जो पॉइंट दिए गए हैं इनको आप, ये सभी पॉइंट आपको लिखने हैं कि इस कानून में क्या कहा गया था। ये सभी पॉइंट आपको लिख लेना है। 1935 एक्ट में जो जो कहा गया है वो यहाँ से आपको लिखना है। इसको लिख लीजिएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंस मोस्ट इंडियन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, चूँकि अधिकांश भारतीयों को पास उस समय वोट देने का अधिकार नहीं था। द एक्ट वाज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस ने इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। इट हैव एग्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 1937। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, लेकिन क्योंकि हम इसमें चुनाव की बात कही गई, इसलिए हम चुनाव में लड़ेंगे, अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो 1937 में भारत में चुनाव हुआ इन छोटे छोटे प्रांतों में और मुस्लिम लीग ने भी इस चुनाव में हिस्सा लिया। द कांग्रेस इमर्ज्ड एज द डोमिनेंट पार्टी एंड फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंस। उस समय भारत में कुल 11 राज्य थे। 11 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से 7 राज्यों में कांग्रेस जीत गई और उस कांग्रेस की 7 राज्यों में क्या बनी? सरकार बन गई और सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस उसमें उभरी। अब ये डिमांड फॉर पाकिस्तान है, इसको भी देख लेते हैं
कि मोहम्मद अली जिन्ना द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग, यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, पुट फॉरवर्ड टू नेशन थ्योरी, इन्होंने दो राष्ट्र का सिद्धांत रखा। यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या रखा, दो राष्ट्र का सिद्धांत। तो ये आपको लिखना है कि हु पुट द टू नेशन थ्योरी, तो आप कह सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना पुट द टू नेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार हिंदूज एंड मुस्लिम वर नॉट जस्ट टू रिलीजियस कम्युनिटीज, दे वर कल्चरली एंड रेशियली also very different, thus they required two separate nations. In 1940, Jinnah put forward his demand for the partition of the country and the creation of Pakistan, a separate independent Muslim country comprising of Muslim majority areas of Pakistan। तो जिन्ना ने कहा कि भैया देश में दो तरह के लोग रहते हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, दोनों की त्यौहार अलग हैं, दोनों की संस्कृति अलग हैं, दोनों के खान पान अलग हैं, इसलिए हम एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए हमको क्या चाहिए, पार्टीशन ऑफ द कंट्री, हमको देश का बंटवारा चाहिए और हम पाकिस्तान की मांग करते हैं जो कि मुसलमानों के लिए होगा। इस प्रकार 1940 में जिन्ना ने, ये सन आप याद कर लीजिएगा, 1940 में जिन्ना ने खुलकर पाकिस्तान की वकालत की। उसके बाद ये शुरू हो गया आपका सेकेंड वर्ल्ड वार। इसको भी देख लेते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ। तो द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन यूरोप ऑन द 3 सितंबर 1939। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसकी तारीख आप नोट कर लीजिए, 3 सितंबर 1939, बिटवीन इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया ऑन वन साइड। यानी एक तरफ कौन हो गए, इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया हो गए, यानी रूस हो गया। ऑन द अदर साइड कौन देश थे, इटली, जर्मनी एंड जापान ऑन द अदर साइड। यानी दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप में ये लोग थे, दूसरे ग्रुप में ये लोग थे। सिंस इंडिया वाज द ब्रिटिश कॉलोनी, चूँकि हमारे देश पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, इसलिए हम पहले वाले पक्ष में थे, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे, वही मालिक थे, हमारे देश के शासन उन्हीं के हाथ में था। ब्रिटेन डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वुड पार्टिसिपेट इन द वार, और इसलिए अंग्रेजों ने घोषित कर दिया कि भारत भी इस युद्ध में शामिल है। कांग्रेस ऑब्जेक्टेड टू इट, कांग्रेस ने इसका विरोध किया, बिकॉज ब्रिटिश हैड नॉट सर्ड इंडियाज परमिशन फॉर इट, क्योंकि अंग्रेजों ने बिना भारतीयों से पूछे यह निर्णय ले लिया था। मोर ओवर इंडिया डिड नॉट वांट टू बी इन्वॉल्व इन द वार और फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि वह युद्ध में शामिल हो, क्योंकि हम खुद ही गुलाम थे। ए फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी वर बीइंग डिनाइड टू इंडिया बाय द ब्रिटिश, क्योंकि हमारे देश में खुद ही लोगों को न तो लोकतंत्र का अधिकार था, न तो ही फ्रीडम का अधिकार था, और अंग्रेजों ने बिना भारतीयों से पूछे हमारे देश को युद्ध में शामिल कर दिया। कांग्रेस डिमांडेड दैट इफ ब्रिटिश वांट द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन इन दिस वार, दे वुड हैव टू ट्रांसफर इफेक्टिव पावर टू इंडिया immediately. Since there was no satisfactory reply from the British, Congress minister resigned in protest. Muslim League however offered full support in the war efforts of the British. कांग्रेस ने कहा कि भैया, अंग्रेजों से कहा कि चूँकि अगर आप चाहते हैं कि भारत आपके साथ युद्ध में शामिल हो, तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप जो सत्ता आपके हाथ में वो हमारे हाथ में दे दीजिए, यानी भारतीयों के हाथ में दे दीजिए, तभी हम आपका सहयोग करेंगे। तो अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए जो 11 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन सभी राज्यों में सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ दिया, युद्ध में उनके साथ रहे। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। ये देखते हैं क्रिप्स मिशन में क्या लिखा है। तो क्रिप्स मिशन में लिखा है कि टू सिक्योर द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सेंट सर स्टैफोर्ड क्रिप्स टू डिस्कस इश्यूज विद द कांग्रेस लीडर्स। तो अंग्रेज जो इंग्लैंड की सरकार थी, उसने भारत में एक आयोग भेजा, और आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स है। और इनको भारत इसलिए भेजा ताकि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कांग्रेस से बातचीत की जाए, ताकि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है उसमें भारतीयों का हम क्या प्राप्त कर सकें, सहयोग प्राप्त कर सकें। और इसके अलावा एक और मुद्दे पर इसमें चर्चा होनी थी कि इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर की, यानी जो सत्ता भी अंग्रेज़ों के हाथ में है वो सत्ता भारतीयों को कैसे दी जाए, इस पर चर्चा करने के लिए भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। क्रिप्स मिशन किसके अंडर में आया था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स उसके अध्यक्ष थे। अब हम बढ़ते हैं ऊपर के पॉइंट की तरफ। यहाँ से आपको ये क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके बारे में हमको पढ़ना है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था क्रिप्स मिशन के बाद। आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो लिखा है वो लिखा है कि द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन डिसइल्यूजनाइड द कांग्रेस, यानी जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तब ये क्विट इंडिया मूवमेंट भारत में शुरू किया गया।
क्रिप्स मिशन भारत आया, उसने बातचीत की कांग्रेस से, बातचीत सफल नहीं हुई, तो फिर 8 अगस्त 1942 को ये क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। और शुरुआत कहाँ की गई? जब कांग्रेस की बैठक हो रही थी कहाँ? बॉम्बे में। तो वहीं पर निश्चय लिया गया कि भारत में अब क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। एनदर नॉन वायलेंट मास मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी, और इस आंदोलन के नेता भी कौन रहेंगे? गांधी जी रहेंगे। टू कंपेल द ब्रिटिश टू ग्रांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इंडिया, ताकि भारतीयों को पूरा जो है अभी सत्ता में जो अंग्रेज हैं उनसे अधिकार लेकर हम इंडिया वालों को दे पाएँ, इसलिए आंदोलन चलाया गया। इट डिमांडेड द इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, इस आंदोलन में मांग की गई कि अंग्रेज तत्काल हमारे देश को छोड़कर चले जाएं। गांधी जी आस्क्ड पीपल टू डू और डाई, यानी करो या मरो। गांधी जी ने इसी आंदोलन में नारा दिया डू और डाई, यानी करो या मरो, टू देयर अटेम्प्ट टू मेक ब्रिटिश क्विट इंडिया, ताकि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा जा सके। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हैं, इन फैक्ट को आप यहाँ से लिखेंगे। इस जो ग्रीन बैकग्राउंड में लिखा गया है ब्लैक बोर्ड अक्षर, इनको आप पढ़ेंगे और खुद से लिखेंगे, और कोई दिक्कत होती है तब आप हमसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, वो हमको यहाँ से पढ़ाना है, जो कि मैं आपको बता दूं। कैबिनेट, माफ़ करिएगा, ये यहाँ से लिखना है द गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट, यानी ये जो इंडियन नेशनल आर्मी की बात कही गई है यहाँ से हम लिखेंगे, यानी यहाँ से अगले दिन हम अगले वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन इसी टॉपिक के रिमेनिंग पोर्शन के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।